स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट के दूसरे दिन हमने क्या रोमांचक मैच देखा। एक शतक, एक अर्धशतक और एक चौंकाने वाला विकेट, वो भी लंच से पहले। तो असली कहानी क्या है उस पिच पर। हमारे खिलाड़ी केएल राहुल ने दिन की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। वह शुरुआत में एक मुश्किल किनारे से बचे और इस शॉट को देखिए, कीपर और स्लिप इसे पकड़ नहीं पाए। ये सब कुछ बदल सकता था। फिर वह लगातार खेलते रहे। अंततः उन्होंने अपना 11वां टेस्ट शतक बनाया, जो 2016 के बाद घर पर उनका पहला शतक था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरले पर यही लिखा है, राहुल का शतक एक दशक से बन रहा था। शुभमन गिल, भारतीय कप्तान, ज्यादा पीछे नहीं थे। उन्होंने अपना 8वां टेस्ट अर्धशतक बनाया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जैसे ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने रोस्टन चेज की गेंद पर एक गैर जरूरी रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और देखिए क्या हुआ। ओवरले पर यही लिखा है, गिल का जुआ, कप्तान आउट स्लिप में लपके गए, जिससे 98 रन की बड़ी साझेदारी खत्म हो गई। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती वह क्या सोच रहे थे। गिल के जाने के बाद ध्रुव जुरेल मैदान में आए, राहुल के साथ मिलकर 30 और रन जोड़े, जिससे भारत का नियंत्रण बना रहा। लेकिन ये रहे तथ्य, सीधे और सरल। भारत अब दूसरे दिन के लंच तक 3 विकेट पर 218 रन के साथ 56 रन की मजबूत बढ़त बनाए हुए है। ओवरले पर यही लिखा है, भारत आगे, वेस्टइंडीज संघर्ष कर रहा है। वेस्टइंडीज की फील्डिंग ढीली दिखी और उनके गेंदबाज उस एक महत्वपूर्ण विकेट के बाद कोई और सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो केएल राहुल ने अपने घर में शतक का सूखा खत्म किया। यह एक बड़ा पल है। भारत हावी है, लेकिन वेस्टइंडीज एक महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब रहा। 56 रन की बढ़त के साथ भारत मजबूत दिख रहा है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या वेस्टइंडीज दोपहर के सत्र में वापसी कर पाएगा या भारत बस इसे अपने नाम कर लेगा? और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। जो न्यूज। आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या खुलासा किया है। भारत का एक 50 साल पुराना चीनी साम्राज्य अपनी परंपरा छोड़कर एक बिल्कुल अनपेक्षित भविष्य में छलांग लगाने वाला है। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? मिलिए अवंतिका सरावगी से, चौथी पीढ़ी की वारिस जो अब कंपनी की कमान संभाल रही है। उनके परिवार की बलरामपुर चीनी मिल्स अपना पूरा भविष्य बदल रही है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले विशाल बायोप्लास्टिक प्लांट की। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, अवंतिका का विजन सिर्फ जैवपघटनीय प्लास्टिक बनाने का नहीं है। यह जैव सामग्रियों के पूरे महासागर को खोलना है। क्या आप स्क्रीन पर लिखा बोर्ड को मनाने में 4-5 साल देख रहे हैं? इसे बेचना आसान नहीं था। इस 50 साल पुरानी चीनी दिग्गज को बदलने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। और जो न्यूज, यह सिर्फ एक स्थानीय खेल नहीं है। यह प्लांट विश्व स्तर पर गन्ना से लेकर पीएलए तक सब कुछ एक ही जगह पर पूरी तरह से एकीकृत सेटअप वाला एकमात्र उत्पादक बनने जा रहा है। स्क्रीन पर ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। 80,000 टन पीएलए/साल, यह बहुत बड़ा है। और इतना ही नहीं, सरकार इसमें बड़े प्रोत्साहन दे रही है, जिससे यह एक अकाट्य जीत बन गई है। यह सिर्फ पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक के बारे में नहीं है, यह एक पूरे उद्योग को चीनी की कीमतों और मानसून के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से बचाने के बारे में है। यह एक साहसिक छलांग है जो एक विरासत को नया रूप दे रही है। तो जो न्यूज, क्या यह स्थिरता के लिए कोई बेहतरीन मीठा सौदा है या फिर ऐसा जुआ जिसे हारना नामुमकिन है? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? अब एक नजर डालते हैं कि वित्त की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है जो स्क्वाड, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि अभी पूरे देश में क्या हंगामा मच गया है। विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई और एक बयान जिसने सब कुछ हिला दिया है। क्या भारत में आप आई लव मोदी कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं? यह पागलपन है, एक पूरी तरह से बारूद का ढेर है।
बरेली आई लव मोहम्मद पोस्टरों के बाद भड़क उठी, जिससे भारी अशांति फैल गई। और फिर हम AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं और इस बयान को देखिए, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। आई लव मोदी ठीक है, आई लव मोहम्मद नहीं, और सबूत यही आपके सामने है। वह कह रहे हैं कि यह दोहरा मापदंड है। ज़ो स्क्वाड। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जो अला हजरत दरगाह के बाहर पोस्टरों के रूप में शुरू हुआ था, वह पुलिस पर पत्थरबाजी में बदल गया और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के कानून और व्यवस्था के रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की। असम में 3000 मुसलमानों को बेघर किए जाने जैसे उदाहरणों का जिक्र किया और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। बरेली में 81 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें एक प्रमुख नेता और उनका बेटा शामिल है। यह एक बहुत बड़ा विकास है, लोग देख रहे हैं। ओवैसी ने अपने समुदाय से कानून के दायरे में रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कानून को अपने हाथ में मत लो, यह पूरी स्थिति एक बारूद का ढेर है। क्या यह गहरी समस्याओं का लक्षण है या एक स्थानीय संघर्ष जो नियंत्रण से बाहर हो रहा है? ज़ो स्क्वाड। तो असली कहानी क्या है? ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, सरकार ने अभी अभी बड़े GST सुधार लागू किए, जिसमें कम कीमतों का वादा किया गया था, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह बुरी तरह से उल्टा पड़ा, जिससे लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सही सुना, सिर्फ 10 दिनों में लगभग 4000 शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर आ गईं। और दोस्तों, इस ओवरले को देखिए, 10 दिनों में 3981 GST शिकायतें। ज्यादातर दूध की कीमतों के बारे में। उपभोक्ताओं ने कीमतों में गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन डेयरियों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। मंत्रालय ने एक बड़ा खुलासा किया। ताज़ा दूध पहले से ही छूट पर था, बदलाव सिर्फ UHT दूध पर लागू होते थे और सबूत यही आपके सामने है। मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इतना ही नहीं, अगला नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स का। लोगों ने नए लैपटॉप और फ्रिज खरीदे कम कीमतों की उम्मीद में, लेकिन कई लोगों से अभी भी पुरानी उच्च GST दरें वसूली गईं। और स्क्रीन पर टेक्स्ट को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अपेक्षित मूल्य में गिरावट विफल। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। उपभोक्ताओं ने LPG और पेट्रोल के बारे में भी शिकायत की। फिर से गलत उम्मीदें। LPG पहले से ही 5% था और पेट्रोल, यह तो GST के दायरे में भी नहीं है। सरकार ने GST को सिर्फ 2 दरों 5 और 18% में तर्कसंगत बनाया। फिर भी जनता की प्रतिक्रिया उग्र रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि वे संचार बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ छोटे कर परिवर्तन भी भारी लहरें पैदा करते हैं। क्या यह एक प्रणालीगत विफलता है या सिर्फ एक विशाल संचार विफलता? इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।